Hello everyone, I am Surbhi. Welcome back to Equipoise classes. So as you all know that we have covered product method and expenditure method to calculate national income till now, and if you're new then I would really request you all to just kindly go to the description box so that you know what all topics we have covered and watch those videos and then come back again. So today we will start with income method. This is the method. This is the third and the final method that we are talking about to calculate national income. Okay, but your NCERT points out, so for those of you all who are new, our primary source, at least my primary source is NCERT, and I would request you all to study NCERT, that is chapter 2 for this particular topic. So there is a line in the NCERT that sum of final expenditures in the economy must be equal to incomes received by all factors of production taken together. So by this line, what the book is trying to say or what is it trying to convey? So what final expenditures that are happening in the economy, basically जो आप spend कर रहे हो या जो आप खर्चा कर रहे हो economy में, वो किसी की income होगा. अगर आप फर्म हो और मैं आपके यहाँ लेबर हूँ, आप कोई भी फर्म हो, आप जीन्स बना रहे हो और मैं आपके यहाँ लेबर हूँ, मैं आपको उसमें हेल्प कर रही हूँ, तो आपका एक्सपेंडिचर होगा कि आप मुझे कुछ पे करोगे क्योंकि मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ. तो जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो मेरी क्या होगी, इनकम होगी. ऐसे ही जो सबका एक्सपेंडिचर होगा फर्म्स का, वो किसी ना किसी फैक्टर की इनकम होगी. बस इतनी सी बात एनसीईआरटी आपको यहाँ पे कहना चाह रही है. उसी के लिए एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी ने लिया है, वो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी. तो एनसीईआरटी आपको बोल रही है 3 मेजर वेज इन विच हाउस होल्ड डिस्पोज ऑफ देयर अर्निंग्स. हाउस होल्ड है, अब आप है, चलिए आपको कुछ मिला तो आपके घर में आप जॉब करते हैं, केस लेते हैं, आप जॉब करते हैं और आपने अर्निंग की, आपकी सैलरी आई 30,000 फॉर एग्जाम्पल इस मंथ की. अब आप अपनी अर्निंग्स जो है वो 30,000 आप या तो उसे कंज्यूम करेंगे जो कि सी है, या आप उसे सेव करेंगे. कुछ पोर्शन आप उससे सेव करेंगे ना. आपको पता है कि आपका घर खर्च 10,000 निकलता है, महीने में 10,000 लगता है, तो वो वाले 30,000 में से आपने 10,000 कर लिया कंज्यूम और आपने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि आपको एवरी मंथ 10,000 सेव करना ही करना है. ठीक है, तो 10,000 तो आप सेव करते ही हैं. बचे 10,000 आपने उसमें से टैक्सेस दे दिए, 3,000 के टैक्स दे दिए, तो आपके पास एडिशनल आपके पास 7,000 बच गए. आप उसे या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि हम 3 ही काम कर रहे हैं या तीनों में से कुछ कर रहे हैं, अपनी इनकम डिवाइड कर रहे हैं. या तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, या हम सेव कर रहे हैं, या हम टैक्सेस पे कर रहे हैं. नाउ अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जो कि एक्सपेंडिचर मेथड पे थी, तो वहां पे मैंने आपको एक आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस कराया था जो कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि हमारी इनकम है या एक्सपेंडिचर, टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर है जो जीडीपी है, वो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट विच इज नेट एक्सपोर्ट. तो ये टोटल एक्सपेंडिचर है. अब एनसीईआरटी ने क्या बोला, ये एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर है. और एनसीईआरटी कहती है कि जो एक्सपेंडिचर है वो अर्निंग के इक्वल होना चाहिए फैक्टर्स के. और फैक्टर्स अपनी अर्निंग कहाँ दे रहे हैं, या तो कंज्यूम कर रहे हैं, या सेव कर रहे हैं, या टैक्सेस दे रहे हैं. ओके, तो हमने आइडेंटिटी लगा दी कि इतना एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में, वो बराबर है इतनी अर्निंग के. ये अर्निंग साइड है. यहाँ से सी कट गया कंज्यूम से, हमारे पास क्या बचा, आई जी एक्स एम, ये एक्सपेंडिचर बचा. हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा शफल किया इक्वेशन को, और शफल करके हमारे पास आया आई माइनस एस, इन्वेस्टमेंट में से सेविंग माइनस करना. क्योंकि क्या होता है, सेविंग हमने की, कंज्यूमर ने की, अपना आगे जाके कोई भी मिस हैपनिंग हो गई या कुछ हो गया तो उसमें आपका इनकम आपको काम आएगी जो आपने सेव किया है. तो उन्होंने सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग हमने यहाँ पे साथ लगा दी. अभी इसका कोई मीनिंग नहीं निकाल रहे हमने बस इक्वेशन शफल की है. जी माइनस टी दैट इज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेस. जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है. टैक्सेस हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट कितना अर्न कर रही है. तो अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है और कमाई कम कर रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट.
बजट डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट मेंटेन करती है और डेफिसिट का मतलब कमी, ठीक है। अगर यही टैक्सेस ज्यादा होते माइनस गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता तो टी माइनस जी होता सरप्लस, बजट सरप्लस, कि इतना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट खर्चा कर भी ले तो भी थोड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास बच रहा है। ओके, तो ये बहुत आगे जाकर अभी आएगा ये टॉपिक भी, लेकिन यहाँ पे ये आइडेंटिटी बजट डेफिसिट की है जी माइनस टी। और एम माइनस एक्स है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इंपोर्ट अगर आपकी कंट्री ज्यादा कर रही है, यानी बाहर के गुड्स ज्यादा खरीद रहे हैं, और जब हम बाहर से खरीदते हैं तो बाहर पैसा देते हैं, ओके, यानी बाहर पैसा ज्यादा दे रहे हैं और बाहर से पैसा कम आ रहा है। एक्सपोर्ट मतलब हमने अपना कोई गुड दिया और उसके बदले में पैसा आया, तो पैसा दे ज्यादा रहे हैं बाहर कंट्री में और आ कम रहा है, यानी डेफिसिट, हमारा पैसा ज्यादा जा रहा है। ये हो गया आपका ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट आ गया, ये बजट डेफिसिट आ गया, और ये आई माइनस एस आ गया। अब बहुत सिंपल टर्म में एनसीईआरटी सिर्फ इतना समझा रही है कि अगर हमारा मॉडल जो है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर हम एक्सक्लूड कर दें, गवर्नमेंट है ही नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, बहुत ही अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, गवर्नमेंट नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है, बट गवर्नमेंट नहीं है बुक में, तो गवर्नमेंट हटा दी, ठीक है, ये इक्वेशन हट गई। तो अभी के लिए हमारे पास क्या आ गया, आई माइनस एस और m माइनस एक्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट था वो गायब हो गई, गवर्नमेंट सडनली अब नहीं है, तो गवर्नमेंट का सब कुछ जीरो हो गया। फिर चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो चाहे टैक्स हो, वो क्या खर्च कर रही है क्या कमा रही है कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अब अचानक से ओपन इकोनॉमी भी नहीं है हमारी, क्लोज इकोनॉमी हो गई, और हम लोग बाहर ट्रेड ही नहीं कर रहे। तो जब हम सिर्फ अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और हम बाहर कुछ कर ही नहीं रहे या दे ही नहीं रहे, तो हमारा ये भी चला गया। m माइनस एक्स भी क्या फर्क पड़ता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितनी वैल्यू है, हम कर ही नहीं रहे ना, तो उस हिसाब से यहाँ जीरो आ जाता है। तो अगर हम आइडेंटिटी चेंज करें तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, एक सिंपल मॉडल में जहां गवर्नमेंट या ट्रेड नहीं हो रहा है। आई मीन ये बस उसमें मेंशन था इसलिए मैंने आपको समझाया, क्योंकि यू नेवर नो एनसीईआरटी की कौन सी लाइन कौन से वर्ड से क्या क्वेश्चन बन रहा है। ऑल्दो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल रियलिस्टिकली कि गवर्नमेंट ना हो या आप बाहर ट्रेड ना करो, तो आइडेंटिटी जो रियल आइडेंटिटी है वो यही बनती है। लेकिन फिर भी अगर हम अज्यूम कर लें कि गवर्नमेंट नहीं है और ट्रेड नहीं है, तो आई इज इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग के बराबर हो जाती है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो वही कर रहा है जो हाउस होल्ड सेव कर रहा है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इनकम मेथड के लिए जो आगे आपको समझाया गया है वो ये है कि इनकम मेथड आपको देता है एनडीपीएफसी। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड हमें देता है जीडीपी-एमपी। मेरी नेशनल इनकम इन रिलेटेड एग्रीगेट्स की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ही आपको पता चलता है कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो होती है एनडीपी एनएनपीएफसी, सॉरी एनएनपीएफसी, ये नेशनल इनकम इन रिलेटेड एग्रीगेट्स में। और आपने लास्ट वीडियो देखी है एक्सपेंडिचर मेथड की, तो वो बताती है जीडीपी-एमपी। जीडीपी-एमपी मिलता है हमें एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम मेथड हमें देती है एनडीपीएफसी, ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम इनकम मेथड देखेंगे। इनकम मेथड में क्या होता है, क्या टर्म्स हम ऐड करते हैं। बेसिकली जो इनकम एक हाउस होल्ड कमा रहा है, एक इनकम जो हाउस होल्ड के पास अलग अलग जगह से आ रही है, एंड जब हम टोटल करते हैं सारे हाउस होल्ड्स जो इकोनॉमी में हैं जो वो इनकम कमा रहे हैं, तो हमें उससे हमारा एनडीपीएफसी मिलता है। बट यहाँ पे हम जो ऐड कर रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ना आपको ये जो टेबल या ये चार्ट है ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है, क्योंकि इस सेक्शन से आई नो मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू दिया 10 दिया, वेल एनफ, ओके गुड, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में होता है रेंट एंड रॉयल्टी, ओके, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। ये तीन चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस होती हैं। बेसिकली एक फर्म या किसी को भी ऑपरेट करने के लिए जो बेसिक टर्म्स, बेसिक चीजें आपको मिल रही होती हैं, कि रेंट है, आपको रेंट मिल रहा है, आपने कोई लैंड लिया है, रेंट उस पे बेसिकली आपने अपना आपका फैक्टर है लैंड। आपने एक हाउस होल्ड ने किसी फर्म को
मैं एक हाउस होल्ड हूँ, आप एक फर्म है, और आप कैडबरी फर्म ही लेते हैं, मेरी फेवरेट फर्म है वो। तो आप आते हैं मेरे पास लैंड बहुत है, तो आपने कहा कि आप हमें ये लैंड दे दो, मैं आपको रेंट दे दूंगा और मुझे यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करनी है। तो मैंने आपको अपना फैक्टर दिया है लैंड, और आप उसके बदले मुझे रेंट दे रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस में जाता है, वो हो गया रेंट एंड रॉयल्टी। ओके, प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। प्रॉफिट होता है फर्म्स का। अब फर्म प्रॉफिट कैसे लेती है? या तो आपको प्रॉफिट दिया होगा, या फिर आप ऐड करें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 3 टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको मोस्टली क्वेश्चन में बताया होगा कि प्रॉफिट इतने कमाए हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट नहीं दिया है तो फिर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग आपको ऐड करनी होगी। एंड ऑपरेटिंग सरप्लस में जो लास्ट टर्म होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कि आपने कैपिटल दिया है, उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, तो ये टर्म्स जो कैपिटल है, प्रॉफिट क्या है, रेंट या फैक्टर्स, ये सारा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको उससे काफी क्लियर होगा। लेकिन ये एक न्यू चीज जो आपको ध्यान रखनी है अभी, कि ऑपरेटिंग सरप्लस आपका होता है रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। जब आप इनको ऐड कर देते हो तो आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, एंड अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया है तो कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स आप किससे देते हो? प्रॉफिट से ही देते हो ना। आपका जो प्रॉफिट होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, जो बन रहा है आपका उससे ही दे रहे हो। देन डिविडेंड, जो आप आगे डिविडेंड पे कर रहे हो, तो वो जो भी दे रहे हो वो भी अपने प्रॉफिट से दे रहे हो, प्रॉफिट नहीं है तो थोड़ी दोगे। देन रिटेन्ड अर्निंग्स, जो आप रोक लेते हो, जो बाकी के रिटेन्ड अर्निंग्स, जो अर्निंग रुक गई और उसके बाद आपने दोबारा अपने बिजनेस में लगा दी उसको ग्रो करने के लिए, वो भी प्रॉफिट से ही आ रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रॉफिट का पार्ट है, इसलिए इसको अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट आप इससे ऐड करते हो। देन इंटरेस्ट, ये 3 चीजें जब आप ऐड करते हो आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या हो गई? अब जैसे कोई शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर ने, या अगर मैं अपने घर पे कहूँ मैं फार्मर हूँ और मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो वो वीट मैं कुछ तो आगे सेल कर देती हूँ। हमने हमारा बेकर और फार्मर का एग्जाम्पल लिया था, तो कुछ वीट तो मैं आपको सेल कर देती हूँ, आप बेकर हैं, मैं फार्मर हूँ, मैंने आपको सेल कर दी। बट 50 की वीट, अगर आपको लास्ट एग्जाम्पल याद हो, 50 की वीट मैंने अपने पास रख ली थी, तो वो जो मैंने रख ली वो मेरी मिक्स्ड इनकम हो गई एक तरीके से, कि मैंने करा, मतलब बेसिकली अपने कमाने के लिए खुद ही अपना बनाया, खाया, उसकी वैल्यू ऐड कर ली। मुझे लगेगा कि चलो मैं तो वीट बना रही हूँ, मैंने वीट बनाई और 50 की वीट मैंने अपनी कंजम्पशन के लिए रख ली। अगर मैं वीट फार्मर ना होती तो मैं मार्केट से जाके लाती ना 50 की वीट। मैंने 50 की वीट अपने पास रखी है, इट मीन्स मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं वीट फार्मर नहीं होती तो वो चीज मुझे मार्केट से लानी पड़ती। बट क्योंकि मैं अभी खुद बना रही हूँ इसलिए मैं उसकी कॉस्ट ऐड नहीं कर रही, पर उसकी कुछ तो कॉस्ट होती है, तो वही हमारी मिक्स्ड इनकम में आ जाएगी। या मिक्स्ड इनकम में और तरह की बहुत साइमल्टेनियस इनकम्स होती हैं, जो एक सेल्फ मेड, जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं, शॉपकीपर हो गया, वो रेंट कमा रहा है, सेम जगह पे शॉप है, अपने घर में ही शॉप है और उसी में आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा। बट अगर आप कहीं और शॉप लेते तो आप रेंट देते, तो वो भी एक तरह की आपकी इनकम हो गई। तो ये सारी आपकी जो है मिक्स्ड इनकम का पार्ट हो जाती है। जो छोटे बिजनेसेस में ना बहुत तरह की और साइमल्टेनियस अर्निंग्स होती रहती है, इनकम आती रहती है अलग अलग तरीके की। या इनकम आप ले सकते हैं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी, आपने अपने घर का थोड़ा सा पार्ट एक शॉप को दे दिया है, रेंट कर दिया है, तो आपको उससे भी इनकम आ रही है, वो भी आपका इनकम का पार्ट हो गया। तो वो सब सारी जो साइमल्टेनियस इनकम होती है, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट नहीं है, वो आपकी जाती है मिक्स्ड इनकम में। इसके बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह की इनकम आ जाती है। तो आप इजी तरीका यह समझने का कि ऑपरेटिंग सरप्लस में जो इनकम नहीं जा रही वो आपकी आ गई मिक्स्ड इनकम में, इसीलिए इसका टर्म ही मिक्स्ड है, अलग अलग तरीके की इनकम। देन आपका जो थर्ड कंपोनेंट है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? उसमें आता है आपके इनकम जो आपने अर्न की है, वेजेस और सैलरीज इन कैश। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं, आप अपना लेबर दे रहे हैं एज अ फैक्टर, तो आप उससे कुछ अर्न कर रहे हैं, तो जो आपने अर्निंग की है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वो प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। सो एट टाइम्स इट हैपेंस कि आपको आपके ऑफिस से थोड़ा तो कैश मिला वेजेस में, बट आपको काइंड में आपको चाहिए था कि आपको टीवी मिल जाए उसकी जगह, तो आपके ऑफिस से आपको टीवी मिल गया,
तो वो भी एक तरह का वेज एंड सैलरी इन काइंड है, कैश नहीं मिला ना, काइंड मिल गया, तो वो भी आपका पार्ट होगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या हुआ, अगर आप एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचें, आप फर्म है और आप अपनी लेबर को सैलरी दे रहे हैं कैश में, काइंड में दे रहे हैं, और आप उनके बेसिस, उनकी जगह बेसिकली उनके तरफ से इन अ वे आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर देयर बेनिफिट। आप एक एम्प्लॉयर हैं, आपके अंडर एक एम्प्लॉई है, आप उस एम्प्लॉय को पे किस तरह कर सकते हैं, जो कंपनसेशन दे सकते हैं, या तो आप उसको सैलरी देंगे कैश में, या आप उसको काइंड में देंगे, और या फिर जो एक कॉस्ट आपको लगती है उनके बिहाफ पे, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनका बेनिफिट हो, वो भी एक तरह का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है जो आपने एम्प्लॉय के लिए किया है। ये कॉस्ट आपने एम्प्लॉय के लिए इनकर करी है, तो ये कॉस्ट उसी में आएगी, इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में जाएगी। तो आपका इनकम कुछ नहीं, जितनी तरह की इनकम हो सकती है हर तरीके से एक हाउस होल्ड को मिलती है, वो सारी जब हम ऐड करते हैं तो हम अपने इनकम मेथड पे आते हैं, विच इज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किस तरह हो सकती है, इस तरह, या तो आपको सीधा दिया होगा न्यूमेरिकल में कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है 100, और अगर आपको ये नहीं दिया है तो आपको अलग से दिया होगा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है 10, वेजेस एंड सैलरी इन कैश है 90, या एम्प्लॉयज ये है तो कितना है ये दिया होगा, आपको इसको ऐड करना होगा टोटल। सो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करता है, बट अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है कि इतने तरीके की इनकम एक हाउस होल्ड को मिल सकती है। दैट इज वाई दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट एंड इट वुड बी रियली ग्रेट कि अगर आप इसको कहीं लिख लें, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको वापस बस इसी पेज पर आना है और एक साइड ये पेज होना चाहिए और एक साइड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने चाहिए, सब आराम से होता जाएगा। तो आपको ये समझ आया कि इनकम मेथड आपको दे रहा है एनडीपीएफसी। अब मैं आपको एक केस देती हूँ। आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा कि फाइंड नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, ओके, एंड आपको ये सारा दे दिया, आपको दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, आपको सीधे बता दिया कि 100 है, मैं ही आपको केस दे रही हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया आपका 100। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दे दिया तो ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है। मिक्स्ड इनकम आपको दे दी 200, बहुत सारी मिक्स्ड इनकम आ रही है आपके पास, 200 आ रही है, ठीक है। और आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया, आपको वेजेस इन सैलरी दे दिया वही 90, और वेजेस इन सैलरी इन काइंड दे दिया 10। बस आपके पास ये 4 चीजें हैं। अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे 4 चीजें, ये है मिक्स्ड इनकम है, वेजेस इन सैलरी इन कैश एंड वेजेस इन सैलरी इन काइंड है, ओके। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इफ यू आर विद मी इन राइटिंग, सो राइट अ क्वेश्चन दैट फाइंड नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड व्हेन ऑपरेटिंग सरप्लस इज 100, ओके, मिक्स्ड इनकम इज 200, wages and salary in cash is 90 and wages and salary in kind is 10. They have asked you कि do this, okay, and इसके साथ साथ उन्होंने आपको क्वेश्चन में एक और चीज दे दी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 20. सो यू हैव 5 थिंग्स। आपने अभी तक अगर क्वेश्चन लिख लिया है तो ठीक है, और आपको बोला नेशनल इनकम निकालनी है। अब एक कॉमन मिस्टेक, अगर आप वीडियो पॉज करें और आप पहले इसे सॉल्व करें, उसके बाद आप आगे का सोल्यूशन देखें, तो आप में से ना बहुत सारे बच्चों ने एक मिस्टेक की होगी कि जब मैंने बोला आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी है यूजिंग इनकम मेथड, तो आप लोगों ने ना, जो मैंने आपको ये चीजें दी हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस 100 प्लस मिक्स्ड इनकम 200 प्लस वेजेस इन सैलरी इन कैश 90 प्लस वेजेस इन सैलरी इन काइंड 10, आपने ना ये ऐड कर लिया होगा और आपने बोला होगा चलो आ गई हमारी नेशनल इनकम, ठीक है, ये आ गई 300, 400 आ गई आपकी नेशनल इनकम। बट यहाँ पे ना कैच यही होता है, न्यूमेरिकल्स में कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, छोटे छोटे कैच होते हैं। यहाँ पे एक कैच ये था कि मैंने आपसे बोला इनकम मेथड, आपने इनकम मेथड लगाया, लेकिन आप ये भूल गए कि इनकम मेथड आपको एनडीपीएफसी देता है। ये जो हमारा 400 है ये एनडीपीएफसी है,
लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन बोला था मुझे नेशनल इनकम चाहिए, एंड नेशनल इनकम NNPFC होती है। नेशनल इनकम, मैंने नेशनल इनकम मांगी है जो NNPFC है, और आपने इनकम मेथड से NDPFC निकाला है। और अगर आपने नेशनल इनकम इन रिलेटेड एग्रीगेट की वीडियो देखी है तो NDPFC से NNPFC पर हम कैसे जाते हैं ये वाला मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपका D डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है। तो अगर डोमेस्टिक इनकम दी है जो टेरिटरी में बनी है लेकिन नेशनल काउंट करनी है तो आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड करेंगे। ओके, सो इनकम मेथड आपने सही किया, आपने इनकम मेथड अप्लाई करके जो ऐड किया 400 आया, लेकिन वो हमारा NDPFC आया। मैंने आपसे NNPFC पूछा है, और NNPFC क्वेश्चन में आपको अगर सीधे दे देता कि NNPFC निकालो शायद आप फिर बता देते। क्वेश्चन ने बस जरा सा खेल खेला और आपसे पूछा नेशनल इनकम, ताकि वो ये चेक करे कि आपको आता है या नहीं कि नेशनल इनकम NNPFC होता है और इनकम मेथड NDPFC देता है। जस्ट टू चेक दिस थिंग आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको ट्विस्ट करें और आपका वो 6 नंबर के क्वेश्चन सारा गलत होके 0 मार्क्स आ जाए। क्योंकि इवन यू गाइज नो कि 1 मार्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है CBSE बोर्ड में। सो यहाँ पे 6 मार्क्स आपको एक तरह से प्लेटर पे सजा के देते हैं, बस आपको थोड़ी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो नेशनल इनकम कैसे हमारी, हमने जो ये निकाला था NDPFC इनकम मेथड से, उसमें हमने ये NDPFC पे हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया और हमारा NNPFC आ गया जो कि है हमारी नेशनल इनकम। मैं ये चीजें सारी न्यूमेरिकल्स की वीडियो में सॉल्व करूंगी तो आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स हर मेथड पे करने वाले हैं, विच इज प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, हर मेथड पे अलग तरीके से। और मैं आपको इतना ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन दूंगी ताकि अगर आपने वो सॉल्व कर लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बोर्ड्स में जाके क्वेश्चन किसी भी एंगल से गलत करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इतना कॉम्प्लिकेट कर दूंगी चीजें और फिर उसको सिंपल भी मैं ही बनाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंपल आई थिंक अभी तक बन भी गई होंगी, अगर आपने बेसिक वीडियोस और बेसिक सीख लिए हैं तो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई चीज कॉम्प्लिकेट लग ही नहीं सकती। सो दिस वाज द इनकम मेथड विच गिव्स NDPFC, एंड आप इसमें इनकम ऐड करते हैं। एंड सारे मेथड्स में से ना ये मेथड थोड़ा टफ है कंपेयर टू द अदर मेथड्स। रीजन बीइंग कि ना इनकम आपके अलग अलग सोर्सेज से आ सकती है। एक्सपेंडिचर सेक्टर्स करते हैं तो हमने देखा कौन से सेक्टर कितना स्पेंड कर रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड में हमने देखा फर्म्स का वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बट इनकम मेथड पे जब हम पहुंचते हैं ना तो हम इनकम देखते हैं कंज्यूमर की भी कितनी इनकम आ रही है, फर्म्स की भी कितनी इनकम आ रही है, और वो कहाँ इनकम दे रहे हैं। तो इनकम बहुत तरीकों की हो सकती है। तो ये बेटर है कि आप ये चार्ट थोड़ा कोशिश करें, इसको रोज देखें, अपने आप समझ आएगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही तो आपको समझ ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड न्यूमेरिकल्स वीडियो भी इस पर जल्दी आएगी। सो अब हमारा आज की वीडियो के बाद हाउ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग विच इज हाउ टू कैलकुलेटेड, प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट हो गया है, एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट ऑलरेडी था, और आज हमारा इनकम मेथड भी कंप्लीट हो गया है। बट अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, कुछ भी थोड़ा बहुत नहीं समझ आया, कोई भी प्रॉब्लम लगे, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड मैं 1-on-1 गाइडेंस के लिए भी अवेलेबल हूँ, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। एंड सून वील कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो विच इज प्राइजेस एंड जो भी आपको GDP डिफ्लेटर एंड ऑल की इन्फॉर्मेशन है, ताकि हम जो चैप्टर 2 NCERT का है वो कंप्लीटली खत्म कर पाए। ओके, टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू अगेन।